So there are few laws of electromagnetic induction which will be going through step by step. सबसे पहला इसमें से फैराडेज लॉ। तो फैराडे के दो लॉ है इन टोटल। तो सबसे पहला लॉ क्या कहता है, चेंज इन फ्लक्स लीड टू विच फ्लक्स चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लीड टू जनरेशन ऑफ ईएमएफ इन कॉइल और कंडक्टर। तो इसको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं। चेंज इन फ्लक्स यानी हम बात कर रहे हैं चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की। सो इफ वी हैव अ मैग्नेट, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स मैग्नेट के, और यहाँ पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका कुछ तो एरिया ए है। नाउ वी नो कि इसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होगी। अब ये वापस बना नहीं रहा मैं, इट इज अंडरस्टैंडेबल कि मैग्नेट है तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी होगी। एंड अगर मैं इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वेरी करता हूँ मैग्नेट के साथ, यानी अगर मैं इसको पास लाता हूँ या दूर लाता हूँ, तो जो भी इसका रेस्पेक्टिव फ्लक्स होगा, फॉर एग्जाम्पल एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इसका फ्लक्स है 5-1। अगर मैं इसको दूर ले जाता हूँ तो हमको पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और अगर मैं इसको पास लेके आता हूँ तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ना चाहिए। तो जब भी मैं इसका एक पोजीशन चेंज करूँगा विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेट, तो क्या हो, इसका फ्लक्स या तो कम होगा या तो बढ़ेगा, डिपेंडिंग मैं इसको कहाँ पे ले जा रहा हूँ। हाँ, एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पे मुझे एग्जैक्टली सेम मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। एक ऐसा डिस्टेंस, मतलब बिना में डिस्टेंस वेरी किया, अगर मैं इसका सिर्फ पोजिशन चेंज करता हूँ तो मैग्नीट्यूड वाइज आपका मैग्नेटिक फ्लक्स सेम रहना चाहिए, डायरेक्शन वाइज चेंज होगा। बट अगर मैं इसका मैग्नेटिक फ्लक्स मुझे चेंज करना है, अगर मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करना है, तो मुझे डिस्टेंस कम ज़्यादा करना पड़ेगा। और जब भी डिस्टेंस कम ज़्यादा होगा, उसका वाइस वर्सा क्या बोल सकते हैं, जब भी डिस्टेंस कम ज़्यादा होगा आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। सो फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या कहता है, व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल। कॉइल क्या हो गया मेरा, एक मैंने वायर लेके एक छोटा सा कॉइल बना दिया, इसको एक शेप दे दिया जिससे मेरा ये पूरा वायर एक दूसरे से कनेक्टेड हो, एक क्लोज लूप बने, तो इसको मैं कॉइल बोल सकता हूँ। हमने कॉइल पहले ही पढ़ा है, कॉइल के हेल्प से हमने सॉलिनॉइड बनाया, तो हमने कॉइल के थ्रू करंट पास किया है, फिर उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, ये सब हमने देखा हुआ है। तो कॉइल या फिर एक कंडक्टर के साथ हम ये सेम एक्सपेरिमेंट करें तो हमको सेम आउटपुट मिलेगा। तो कॉइल लो या कंडक्टर लो, जब भी आप इसके और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन करोगे तो उसका आउटकम आपको क्या मिलेगा, आपको इस कॉइल के अंदर एक करंट जनरेट होते हुए मिलेगा, एक ईएमएफ जनरेट होते हुए मिलेगा। तो रिस्पेक्टिव ईएमएफ जो जनरेट होगा उसके वजह से करंट जनरेट होगा, और इस पर्टिकुलर ईएमएफ को हम कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो व्हाट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, व्हेनेवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन अ कॉइल और कंडक्टर एंड अ मैग्नेट। अब रिलेटिव मोशन क्या होता है, देखो इसका मतलब डिस्टेंस, दोनों के बीच का रिस्पेक्टिव डिस्टेंस कम ज्यादा होना चाहिए। अगर ये डिस्टेंस वेरी नहीं करता तो आपको ये इंड्यूस्ड ईएमएफ भी नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपका मोशन हो रहा है मैग्नेट और कॉइल के बीच में, पर वो मोशन रिलेटिव मोशन नहीं है, दैट मीन्स आपका ये मैग्नेट भी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से राइट हैंड साइड पे जा रहा है और आपका कॉइल भी सेम उसी डायरेक्शन में सेम स्पीड से जा रहा है। सो अगर आप दोनों को एक दूसरे के रेफरेंस से देखो, भले ही दोनों मूव कर रहे हैं बट एक दूसरे के रेफरेंस से दोनों अभी भी स्टेडी स्टेट में, यानी मूव नहीं कर रहे, एक ही जगह पे रुके हुए, विच मीन्स इनके बीच का डिस्टेंस कम नहीं होगा, ना फ्लक्स चेंज होगा, ना आपको ईएमएफ जनरेट होते हुए मिलेगा। सो इन सिंपल लेमन टर्म्स, दोनों के बीच का डिस्टेंस वेरी करना चाहिए, रिलेटिव मोशन होना चाहिए, सिर्फ मोशन से काम नहीं चलेगा। अब रिलेटिव मोशन से होता क्या है, रिलेटिव मोशन जो होता है जो हमने पहले देखा हुआ है, फ्लक्स चेंज करता है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इट लीड्स टू जनरेशन ऑफ ईएमएफ, और इस पर्टिकुलर ईएमएफ को हम कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसको हमने मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करके जनरेट किया है। हमने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट नहीं किया, ये अपने आप हो रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। और अगर ईएमएफ इस कॉइल के अंदर आएगा, ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो फोर्स जो कहीं ना कहीं आपके इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स करता है पूरे सर्किट के अंदर घूमने के लिए, राइट। तो अगर ईएमएफ है तो ये इलेक्ट्रॉन को फोर्स करेगा मूव करने के लिए, जिससे क्या होगा, आपका करंट जनरेट होगा, और रिस्पेक्टिव आपका जो करंट होगा इसको भी हम कहेंगे इंड्यूस्ड करंट। सो ये दो टर्म्स आपको ध्यान में रख लेनी है, क्योंकि थ्रू आउट द चैप्टर ये बार बार रिपीट होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट। सो व्हाट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, जब भी चेंज इन फ्लक्स फील होगा किसी कॉइल को या किसी कंडक्टर को, उसके अंदर एक ईएमएफ जनरेट होगा, उसको बोलेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ, और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ के वजह से करंट जनरेट होगा, इसको बोलेंगे हम इंड्यूस्ड करंट। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में जिसके बारे में हमने बात की थी कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर ली, बट क्या हम उसको उल्टा कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं, तो हमने कर दिया यहाँ पे। तो उसके लिए कंडीशन क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए,
जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा कंडक्टर या कॉइल के अंदर करंट जनरेट होगा, उस करंट को हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस करंट. सो दिस वाज फर्स्ट लॉ, Faraday's first law. Whenever there is change in magnetic flux, it leads to generation of EMF, that is induced EMF. What is second law? Second law says that magnitude of induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux induced in the coil. अब कितना EMF जनरेट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, कितना EMF जनरेट होगा वो डिपेंड करेगा कि आपका फ्लक्स कितने टाइम में चेंज हो रहा है. देखो फ्लक्स चेंज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, फ्लक्स तो आप चेंज कर दोगे, बट कितना रैपिडली वो चेंज हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा EMF कितना जनरेट होगा. मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको. लेट्स से हमारे पास दो कॉइल्स हैं, both are having same area. Let's say both are having area A and we have two magnets. दोनों आइडेंटिकली सेम है, दोनों का मैग्नेटिक पावर, मैग्नेटाइज जो किया है वो भी दोनों का सेम है, सब कुछ सेम है. डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच? इन दोनों के बीच डिफरेंस ये है कि इसका जो भी फ्लक्स था φ1, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आए हम φ2 तक, और इसको भी हम 5A से लेके 5B तक लेके आए. हमने दोनों का फ्लक्स वेरी किया, ठीक है. इसका फ्लक्स हमने लिया. अब फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं वेबर्स में, उसका यूनिट होता है वेबर्स. सो लेट्स से यहाँ पे इसका फ्लक्स था, अब दूर है तो फ्लक्स कम होना चाहिए, विच मीन्स यहाँ पे कम होना चाहिए और पास आने पे बढ़ना चाहिए. तो हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे इसका फ्लक्स है 50 वेबर्स और यहाँ पे इसका फ्लक्स था 100 वेबर्स. ऑन द अदर हैंड यहाँ पे फ्लक्स काफी ज्यादा था. यहाँ पे जब ये दूर था तब इसका फ्लक्स था 1000 वेबर और यहाँ पास आने पे इसका फ्लक्स बढ़ गया 10,000 वेबर्स. बहुत ज़्यादा फ्लक्स हो गया वैसे, ठीक है. ये रफ आइडिया देने के लिए मैंने आपको एग्जांपल्स लिए. सो 100 वेबर से लेके 50 वेबर तक, इसको बड़ा करते थोड़ा, बढ़ना चाहिए पास आने पे. हाँ, 100 वेबर से लेके 500 वेबर्स और यहाँ पे 1000 वेबर से लेके 10,000 वेबर्स. तो ज़्यादा फ्लक्स चेंज कहाँ पर हुआ? फ्लक्स चेंज कैसे निकाल सकते हैं हम? पहले कितना था बाद में कितना है, पहले इतना था बाद में इतना, तो हम फाइनल माइनस इनिशियल करें अगर तो हमको चेंज इन फ्लक्स मिलेगा. दोनों ही केस के लिए यहाँ पे चेंज इन फ्लक्स मेरा क्या होना चाहिए, इट हैज़ टू बी φ2 माइनस φ1. दिस विल बी 400 वेबर्स. 500 माइनस मैंने 100 किया, तो चेंज इन फ्लक्स यहाँ पे 400. यहाँ पे चेंज इन फ्लक्स कितना है? यहाँ पे चेंज इन फ्लक्स फाइंड करने के लिए मुझे करना पड़ेगा 5, दोनों को मैंने A लिया, इसको B लेते हैं, 5B माइनस 5A. फॉर दिस केस इट हैज़ टू बी 10,000 वेबर्स माइनस 1000 वेबर्स विच इज 9,000 वेबर्स. तो जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे चेंज इन फ्लक्स काफ़ी ज़्यादा है, बट यहाँ पे चेंज इन फ्लक्स कंपैरेटिवली काफ़ी कम है. यहाँ पर है सिर्फ 400 चेंज इन फ्लक्स और यहाँ पर है चेंज इन फ्लक्स आपका 9,000 वेबर्स. बट जैसे कि फैराडे ने कहा था अपने सेकेंड लॉ में, आपका जो इंड्यूस्ड EMF होगा और इंड्यूस्ड EMF के वजह से इस कॉइल के अंदर जो करंट जनरेट होगा वो डिपेंड किस पे करेगा? वो डिपेंड सिर्फ आपके चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पे नहीं करेगा, वो इस पे डिपेंड करेगा ये मैग्नेटिक फ्लक्स कितने टाइम में चेंज हो रहा है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. सिंपल वर्ड्स में लिखूं तो सेकेंड लॉ ये कहता था कि EMF इंड्यूस्ड, EMF को E से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. फ्लक्स कितने टाइम में चेंज हो रहा है. सो अगर मैं यहाँ पे टाइम भी इंट्रोड्यूस करूं, लेट्स से टाइम टेकन टू चेंज दिस फ्लक्स फॉर दिस केस इज 10 seconds and time taken to change this flux for this case is 3 minutes. यहाँ पे चलो सिंपल रखते हैं इसको, लेट्स से दिस इज 3 minutes, थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, दैट इज अराउंड 200 seconds. तो अगर मैं ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर पुट करूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए? मुझे मिलना चाहिए EMF कितना इंड्यूस्ड होगा. तो क्या ये दोनों एग्जांपल को देख के आप एक रफ आइडिया लगा सकते हो कि कहाँ पर EMF ज़्यादा इंड्यूस होगा, यानी कौन से कॉइल में करंट ज़्यादा जनरेट होगा. तो उसके लिए किस पे डिपेंड करेगा? ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सिंपल वर्ड्स में लिखूँ तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम टेकन. D/dt का मतलब यही हुआ, फ्लक्स कितने से चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो चेंज इन फ्लक्स तो मैंने दोनों के लिए निकाल लिया, टाइम भी मैंने दोनों के लिए मेंशन कर दिया. तो क्या आप यहाँ से EMF कैलकुलेट कर सकते हो? चलो मैं करके दिखा दूँ आपको.
चेंज इन फ्लक्स है मेरा 400, मुझे चाहिए ईएमएफ, तो ये डिपेंड करेगा चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन फ्लक्स है 400, टाइम टेकन 10 सेकेंड, मतलब ईएमएफ आपको कितना जनरेट होना चाहिए 40 यूनिट्स, जो भी यूनिट्स हम सिलेक्ट करें। ईएमएफ तो वोल्ट ही लेंगे, बट डिपेंड करता है आपने फ्लक्स मिली वोल्ट में लिया तो उसको अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो। मैंने यहाँ तो वेबर्स में लिया है, मिली वेबर्स में होगा तो आपको ये मिली वोल्ट में मिलेगा। 40 यूनिट्स लिखता हूँ मैं सिंपल रखने के लिए। इस केस के लिए अगर हम सेम चीज़ करें, यानी कि d∅/dt E इज इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन फ्लक्स इज 9000, टाइम टेकन इज 200 सेकेंड्स। सो ये 0 0 कट हो जाएंगे, आपको ये मिलेगा 90/2, दैट इज 45 यूनिट्स। सो दोनों के ईएमएफ जनरेशन में कुछ खास फर्क नहीं दिख रहा आपको, ये 40 यूनिट्स है, वो 45 यूनिट्स है। अगर टाइम थोड़ा और बढ़ा दूं मैं, लेट्स से मैं इसको कर देता हूँ 300 सेकेंड्स, मतलब ये बहुत ही धीरे 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 पास आ रहा है इसके, बराबर। अगर मैं इसको 300 सेकेंड्स कर दूं तो इसमें चेंज क्या होगा, यहाँ पे 300 आ जाएगा, ये 1 ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 यूनिट्स। गेटिंग मी? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज आपका ईएमएफ कितना चेंज होगा, ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड होगा, सॉरी, क्योंकि नया ईएमएफ जनरेट होगा इस कॉइल के अंदर, वो डिपेंड करेगा दोनों चीज़ों पे। फ्लक्स कितने से चेंज हुआ प्लस चेंज होने के लिए कितना टाइम लगा। सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो अगर आप एक मैग्नेट के पास कॉइल लेके आ रहे हो, कितना फास्ट लेके आ रहे हो, जितना फास्ट लेके आओगे उतना फ्लक्स ज़्यादा चेंज होगा कम टाइम के अंदर। जितना स्लो लेके आओगे उतना फ्लक्स तो चेंज होगा बट टाइम उसको ज़्यादा लगेगा, विच मीन्स आपका ईएमएफ कम इंड्यूस होगा। सो फैराडे ने अब तक क्या क्लियर किया हमको, फैराडे ने पहला ये क्लियर किया जब भी फ्लक्स चेंज होगा ईएमएफ जनरेट होगा। सेकंड उसने ये भी क्लियर किया कि सिर्फ चेंज इन फ्लक्स पे डिपेंड नहीं करता, ये इस पर भी डिपेंड करता है कि कितने टाइम में चेंज हो रहा है। तो इसमें हम एक और चीज़ ऐड करेंगे, उसके बाद हम कुछ वीडियोस देखते हैं, इससे हमको क्लियर होगा एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है, वर्क करता भी है क्या नहीं, या फिर ऐसे फैराडे ने बोल के छोड़ दिया था। सो इसमें हम एक चीज़ और ऐड करेंगे, लेंस ने इसमें एक और चीज़ ऐड की थी कि उसने थोड़ा सा इस फॉर्मूला को चेंज किया था। तो इसके बाद पहले हम लेंस लॉ देख लेते हैं, फिर एक साथ तीनों का कंक्लूड करेंगे। सो बाय फार वी हैव सीन के फैराडे का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था। फैराडे ने जो भी रिसर्च की था लेंस में, उसमें एक और चीज़ ऐड की थी जिससे हमको और क्लियर हुआ था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली काम कैसे करता है। तो लेंस का ये कहना था कि आपका जो डायरेक्शन होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का या फिर आपके इंड्यूस्ड करंट का, जो कि कॉइल में या फिर कंडक्टर के अंदर हो सकता है, वो ऐसा होगा कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो प्रोड्यूस होगा उसको अपोज करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अब तक हमने ये देखा था, फैराडे ने बोला था E इज इक्वल टू d∅/dt, जिसको हमने इस फॉर्म में भी लिखा था कि आपका फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है और ये चेंज होने के लिए कितना टाइम लग रहा है, दोनों का मतलब एक ही है। लेंस ने क्या बोला था, लेंस में इसने एक चीज और ऐड कर दी, लेंस ने इस फॉर्मूला में एक नेगेटिव साइन ऐड कर दी। सो फर्क ये पड़ेगा कि आपका ईएमएफ जो जनरेट हो रहा है और आपका जो फ्लक्स चेंज हो रहा है, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। नेगेटिव साइन आपका ये डिनोट करता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझने ट्राई करें तो इसका मतलब ये हुआ, जिस भी डायरेक्शन में आपका फ्लक्स चेंज होगा आपका ईएमएफ उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होगा। यानी कि लेट्स से अगर हम एक मैग्नेट लेते हैं और एक कॉइल विथ एरिया ए, अभी ऑलरेडी नो सो फार कि हम अगर उसको पास लेके जाएंगे तो फ्लक्स बढ़ेगा, दूर लेके जाएंगे तो फ्लक्स कम होगा, बराबर। फ्लक्स कम या ज़्यादा होने पे दोनों ये फ्लक्स तो चेंज हो रहा है। तो फैराडे ने ये बोला था फ्लक्स चेंज होने पे करंट जनरेट होगा, पर लेंस ने क्या बोला, अगर फ्लक्स चेंज का डायरेक्शन अलग होता है, यानी इस केस में दूर जाने पे क्या होगा, फ्लक्स आपका कम होगा, राइट, पास आने पे फ्लक्स आपका बढ़ेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ, कॉइल को वहीं रहने देता हूँ, यानी इस केस में हम कॉइल को मूव नहीं करेंगे, अब हम मैग्नेट को मूव करते हैं। फर्क नहीं पड़ता ना आप किसको मूव कर रहे हो, हमको रिलेटिव मोशन से मतलब है। सो लेट्स से अगर मैं मैग्नेट को पास लेके जाता हूं तो मैग्नेट को पास लेके जाने पे करंट जनरेट होना चाहिए, बराबर। ईएमएफ जनरेट होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा। तो लेट्स से इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा है। अब अगर मैं इसी मैग्नेट को दूर लेके जाता हूं, अगर मैग्नेट मेरा दूर गया मतलब मेरा फ्लक्स क्या होना चाहिए, अब कम होना चाहिए, बराबर ना। लाइन्स ऑफ, अगर मैग्नेट दूर जाएगा तो लाइन्स ऑफ फोर्स इससे कम पास होगी, डिस्टेंस बढ़ रहा है दोनों के बीच का। अगर हम ऐसा करते हैं तो अपने आपके करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। गेटिंग मी? सो डिपेंडिंग अपॉन कि आप मैग्नेट को पास लेके जा रहे हो या दूर लेके जा रहे हो,
आपके करंट का डायरेक्शन भी इसके अंदर चेंज होगा। अगर आप एक डायरेक्शन में लेके जाए तो करंट किसी एक डायरेक्शन में घूमेगा, डायरेक्शन ऑपोजिट करो तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन भी ऑपोजिट होगा। यानी एक केस के लिए आपको क्लॉकवाइज मिलेगा, दूसरे के लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा। सो लेंस ने ये बोला था कि ईएमएफ आपका जनरेट होगा वो डिपेंड करेगा फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है, चेंज यानी वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। दोनों केसेस के लिए आपको ईएमएफ का डायरेक्शन अलग अलग मिलेगा। एक केस में हो सकता है आपका वो क्लॉकवाइज करंट मूव करे, दूसरे में हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज करे। यानी कि अगर आपका फ्लक्स बढ़ रहा है तो मान लो ईएमएफ पॉजिटिव है। ईएमएफ पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? ईएमएफ पॉजिटिव का मतलब ये हुआ, मान लो अगर आप इसको समझने के लिए बैटरी का एग्जांपल लें, ये बैटरी का ईएमएफ है 3 वोल्ट, तो 3 वोल्ट के अकॉर्डिंगली ये ईएमएफ प्रोवाइड करेगा सारे इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रोमोटिक फोर्स के वजह से सारे इलेक्ट्रॉन को फोर्स करेगा घूमने के लिए, जिसके वजह से करंट मिलेगा मुझे, बराबर। अगर मैं बोलता हूँ इस बैटरी का वोल्टेज -3 वोल्ट है, इसका मतलब क्या हुआ? -3 का मतलब क्या हुआ? देखो वोल्ट तो अभी भी है, बराबर, पोटेंशियल डिफरेंस तो अभी भी है, ईएमएफ तो अभी भी है, पर उसका डायरेक्शन कैसा होगा? चेंज होगा, क्योंकि देखो माइनस में दिया है। यानी कि अब ये बैटरी के अंदर जो मेरे करंट ऐसे घूम रहा था, अगर ये -3 वोल्ट होता तो ये सेम उतने ही फोर्स से ऑपोजिट डायरेक्शन में मेरे इलेक्ट्रॉन्स मूव होते, यानी करंट का डायरेक्शन चेंज होता। इवन तो मेरा बैटरी ऐसा कनेक्टेड है, हमने पढ़ा हुआ कि करंट हमेशा पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव से जाता है। अगर ये -3 वोल्ट होता यानी कि ये उल्टे डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी टेक्निकली हमारा बैटरी फिर ऐसा होना चाहिए, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो इसको -3 लिख सकते हैं। माइनस और प्लस डिपेंड करता है आप कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, कौन से डायरेक्शन को प्लस ले रहे हो, कौन से डायरेक्शन को माइनस ले रहे हो। बट इन शॉर्ट आपका जो भी डायरेक्शन होगा इसका और इसका वो ऑपोजिट होगा, और आपका नेगेटिव साइन यही डिनोट करता है कि अगर फ्लक्स चेंज होगा, अगर पॉजिटिव एंड में चेंज होगा तो आपके ईएमएफ का डायरेक्शन कुछ होगा, अगर वो नेगेटिव वे में चेंज होगा तो ईएमएफ का डायरेक्शन भी ऑपोज करेगा, उससे उल्टा होगा एग्जैक्टली। सो दिस इज माई लेंसेज लॉ। सो बाय फार हमने 3 चीज़ें पढ़ी। हमने जो लॉज पढ़े ईएमआई के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, उसमें हमने 3 चीज़ देखी। तो पहले इसमें कंट्रीब्यूशन था फैराडे का, फिर कंट्रीब्यूशन था लेंस का। तो पहले फैराडे के दोनों लॉ देखते हैं। फैराडे ने क्या बोला था? फैराडेज फर्स्ट लॉ सेज दैट आपका अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसके वजह से और क्या चेंज होगा? ये चेंज होगा कि पहले आप किसी कॉइल, जिस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है उसमें पहले कुछ ईएमएफ नहीं था, तो अब उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो करंट भी इंड्यूस होगा, तो फ्लक्स चेंज करने की वजह से ईएमएफ या करंट जनरेट होता है। ये फैराडे ने बोला था फर्स्ट लॉ में। सेकंड लॉ में उसने क्या बोला कि ये जो आपका चेंज इन फ्लक्स है जिसके वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, अब ये इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड करेगा कि कितने टाइम के अंदर ये फ्लक्स चेंज हो रहा है, जिसको हमने ऐसे लिखा था E = d∅dt। दिस वॉज फैराडेज सेकेंड लॉ। और आके लेंस ने आके इसमें एक और एडिशन किया था। लेंस ने ये कहा था कि दिस इज गुड, बट एक नेगेटिव साइन इसमें ऐड किया था कि जो डायरेक्शन होता है वो ऑपोजिट होता है, और नेगेटिव साइन ये डिनोट करता है कि फ्लक्स बढ़ेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा, फ्लक्स कम होगा तो ईएमएफ जनरेट होगा अभी भी, बट उसका डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। सो दिस आर सम बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी प्रिंसिपल्स पे हमारा आगे पूरा चैप्टर बेस्ड है, तो एक एक करके और बहुत सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। एडी करंट्स क्या होता है, फिर इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस देखेंगे, रिएक्टेंस, इम्पीडेंस, फिर आप एसी सर्किट, एसी जनरेटर, ये सारी चीज़ें इसी के बेसिस पर देखेंगे। सो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर है। अगर नहीं तो आप, आई विल रिकमेंड एक और बार फिर से पूरा गो थ्रू करो, और फिर भी कोई डाउट्स होते हैं तो हम आगे क्लियर कर लेंगे। सो एज वी नो कि जब भी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसके रिलेटेड ईएमएफ जनरेट होगा। बहुत बार ऑलरेडी रिपीट कर चुका हूँ मैं, तो देखते हैं एक्चुअल में कैसे होता है। अभी नेक्स्ट एक वीडियो प्ले होगा जिसमें आप देखोगे कि जब भी हम फ्लक्स चेंज करेंगे तो वो फ्लक्स चेंज होते तो हमको दिखने नहीं वाला, क्योंकि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस हमको दिखती नहीं। उसका एक बहुत ही अच्छा रीज़न है, दे आर इमेजिनरी, एग्जिस्ट नहीं करती तो कैसे दिखेगी। बट स्टिल जब भी आपका मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए, और उसके बदले में अंदर आपको करंट जनरेट होते हुए दिखना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये रिलेटिव मोशन करके देखते दोनों के बीच, और इससे एक डिवाइस कनेक्ट कर लेंगे हम, गैल्वेनोमीटर हो गया, एमीटर हो गया, जिससे हमको करंट जनरेट होते हुए दिखेगा। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियरली दिखेगा कि कैसे ये हो रहा है। सो एज इट इज़ क्लियरली ऑब्जर्व कि आप जितना फास्ट उसको मूव कर रहे हो उतना आपका करंट ज़्यादा जनरेट हो रहा है, जितना स्लो मूव कर रहे हो उतना आपका करंट कम जनरेट हो रहा है। तो आपका चेंज इन
डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मैंने जैसे बोला डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस जो चेंज होगा दोनों के बीच का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वही तो आपका चेंज इन फ्लक्स हो गया ना, जितना डिस्टेंस वेरी करेगा टाइम के साथ वही फ्लक्स हो गया। अब चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया, विच मीन्स वेलोसिटी इतना ज़्यादा होगा आपके फ्लक्स चेंज का उतना आपको करंट ज़्यादा मिलेगा, वेलोसिटी इतना कम होगा उतना आपको फ्लक्स कम मिलेगा। अब हमने एक और चीज़ पढ़ा हुआ है कि जो भी हमारा फ्लक्स होता है वो किन पे डिपेंड करता है, हमने देखा था एरिया पे और मैग्नेटिक इंडक्शन पे। जो हमने पहले ही फॉर्मूला देखा था, मैग्नेटिक फ्लक्स जो आपका होता है वो डिपेंड करता है मैग्नेटिक इंडक्शन एंड एरिया। अब एरिया तो चेंज नहीं होने वाला, आपने कॉइल लिया उसको लेफ्ट से राइट मूव किया ऑन द वे, उसका एरिया थोड़ी चेंज होगा, एरिया सेम रहेगा। बट क्या मैग्नेटिक इंडक्शन चेंज होगा? मैग्नेटिक इंडक्शन कितना चेंज होगा या कैसे चेंज हो सकता है, इसके लिए हम एक और चीज़ देख सकते हैं कि आपका मैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है वो एक और चीज़ से डायरेक्टली डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स जो आपने कॉइल के अंदर रखे। यानी कि अगर आप जो कॉइल यूज़ कर रहे हो जिसके और मैग्नेट के बीच में आप रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव मोशन कर रहे हो सो उस केस में अगर आपके नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल में ज़्यादा होते हैं तो आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ भी ज़्यादा देखने मिलेगा। क्यों ऐसा? नंबर ऑफ टर्न्स आपने ज़्यादा सिलेक्ट किए तो मैग्नेटिक इंडक्शन ज़्यादा होगा, मैग्नेटिक इंडक्शन ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा होगा तो इन रिटर्न क्या होगा, आपका फ्लक्स चेंज ज़्यादा होगा और आपको ईएमएफ ज़्यादा इंड्यूस्ड होकर मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, दो अलग अलग कॉइल्स लेंगे जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स दोनों में अलग अलग है, उसके साथ सेम प्रोसेस रिपीट करके देखेंगे तो हमको ये देखने मिलेगा कि ज़्यादा नंबर ऑफ कॉइल जहाँ पर जाए वहाँ पे आपको ज़्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा, कम कॉइल से वहाँ पे कम इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा। सो आई होप दिस वीडियो हैज मेड इट वेरी क्लियर कि हमारे चैप्टर क्या है। बेसिकली एक वीडियो में हमारा पूरा चैप्टर समअप हो सकता है। जब भी रिलेटिव मोशन होगा आपका करंट जनरेट होगा, सिंपल इज दैट। अब इसके रिलेवेंट और कुछ चीज़ें देखेंगे हम, जैसे कि एडी करंट्स हो गया जिसके बारे में डिस्कस किया था मैंने पहले। बट उस पर जाने के पहले हम पहले लेंसेज लॉ का एक प्रूफ देख लेते हैं कि एग्जैक्टली फॉर्मूला कहाँ से आया। तो पहले हम ये प्रूफ देखेंगे फिर उसके बाद आगे के टॉपिक बढ़ेंगे। सो हम प्रूफ करेंगे लेंस लॉ में हमने जो फॉर्मूला देखा था, तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं एग्जैक्टली क्या प्रूफ करना है हमको। We need to prove that E is equal to minus d phi by dt। तो इसको हम रेफरेंस के लिए रख रहे हैं, इससे हमको याद रहे कि हाँ यहाँ तक पहुँचना है हमको। क्योंकि बहुत बार क्या होता है डेरिवेशन देखते देखते स्टूडेंट्स ऐसे हो जाते हैं कि किए जा रहे क्यों कर रहे हैं। तो हमारा एंड पॉइंट यहाँ पे हमको ये फाइंड करना है, E is equal to minus d phi by dt। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड लिया, ये पूरा मेरा मैग्नेटिक फील्ड से एक्स एक्स सारे रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को। एक मैंने कॉइल लिया, इसको मैंने नाम दिया ABCD। अब इस कॉइल को मैंने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर थोड़ा रखा है, थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड के बाहर, जैसे कि आपको दिख रहा है। अब अगर मैं इस कॉइल को थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूँ ऑन आइदर ऑफ द डायरेक्शन, अगर मैं थोड़ा सा बाहर ले जाता हूँ या थोड़ा सा अंदर ले जाता हूँ, दोनों ही केसेस के लिए ये कॉइल के लिए तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। मतलब पहले कॉइल पे थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड था, अगर आप इसको अंदर लेके आओगे तो ये कॉइल का ज़्यादा पार्ट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाएगा, विच मीन्स इन रिटर्न इसका मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। गेटिंग हम कहाँ जा रहे हैं। सो अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। अब मैं चाहे उसको बाहर ले जाऊँ चाहे अंदर ले जाऊँ, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इन रिटर्न यहाँ पे करंट जनरेट होगा। सो हम क्या करेंगे, इसको अगर हम बाहर लेके जाते हैं यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो अंदर एक करंट जनरेट होगा। लेट्स से करंट आपका इस डायरेक्शन में इंड्यूस हो रहा है, दिस इज माई इंड्यूस्ड करंट, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ जिसने इन रिटर्न इंड्यूस्ड करंट दिया। अब हमको वापस प्रीवियस हमारे कॉन्सेप्ट्स पर जाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर करंट जनरेट हो रहा है, देखो वापस घूम फिर के वहीं पे आ गए हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। अब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट तो जनरेट हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि उल्टा होना बंद हो जाएगा, विच मीन्स अगर यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है तो इन रिटर्न ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ ये वायर के अंदर, ये कॉइल के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा, यानी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी होगी। अब ऑलरेडी ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, बट ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, और इस वायर में करंट फ्लो होने की वजह से इसकी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। और आपको पता है दो मैग्नेटिक फील्ड एक साथ आती है तो इंटरैक्ट करती है, और इंटरैक्शन की वजह से एक फोर्स फील होता है दोनों को। अब ये फोर्स डिपेंड करता है कौन सा फील होगा, अट्रैक्शन का, रिपल्शन का। तो मैग्नेट्स में जैसे मैग्नेटिक चैप्टर में पढ़ा, अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है। यहाँ पे हम इतना मान के चलते हैं फिलहाल कि इस वायर को एक फोर्स फील होगा, जो हमने पहले भी देखा हुआ है। हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिसमें हमने दो वायर्स एक दूसरे से पैरेलल रखे थे, दोनों के थ्रू हमने करंट पास करके देखा, कभी सेम डायरेक्शन में कभी ऑपोजिट डायरेक्शन में। हमने देखा था कि आपको दोनों केसेस में कुछ फोर्सेस फील होते हैं, या तो अट्रैक्शन के या तो रिपल्शन के, कुछ ऐसा।
तो सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी होगा, जब दो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से इंटरैक्ट करेगी तो आपकी पूरे कॉइल को एक फोर्स फील होगा। अब ये फोर्स कहाँ पे होगा, डिपेंड करता है करंट का डायरेक्शन कहाँ पर है, क्योंकि देखो हर एक ब्रांच में ये पूरा जो कॉइल है इसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। फर्स्ट इज ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। तो इसके 4 पार्ट्स हो गए जिससे पूरा कॉइल बना है। अब हर एक पार्ट में आप देख सकते हो करंट अलग अलग डायरेक्शन में, मतलब फोर्स भी अलग अलग डायरेक्शन में होगा। सो हमको पता है कि ये फोर्स यहाँ से होना चाहिए परपेंडिकुलर, ऐसे समथिंग लाइक दिस। एंड लेट्स ऑल्सो नेम देम विद रेफरेंस ऑफ द ब्रांच, विच मीन्स ये होना चाहिए मेरा एफ बी सी, एफ ए डी, एफ ए बी। अब हाँ, यहाँ पे भी एक फोर्स फील होना चाहिए, बट मैंने क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे फोर्स फील नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब आप बोलोगे सर इसमें भी करंट पास हो रहा है तो ये लूप पे भी करंट जनरेट होगा। भले ही इसके लिए मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज ना हो, बट है तो पूरा कॉइल का पार्ट, करंट तो उससे ही पास होगा। पर फोर्स कब फील होता है? जब मैग्नेटिक फील्ड जो कॉइल का क्रिएट होगा वो इस मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट करेगा, तभी तो फोर्स फील होगा ना। यहाँ तो नीचे कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं एक्सटर्नल, इसके साथ वो इंटरैक्ट करे और इसको एक फोर्स फील हो, विच मीन्स यहाँ पे कोई फोर्स फील हमको नहीं होगा इस पार्ट में। अब 1 2 3 फोर्स है टोटल। अब जैसे कि हमको दिख रहा है कि यहाँ पर जो फोर्स जनरेट हो रहा है उस पर्टिकुलर ब्रांच के पार्ट पे करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है और उसके हिसाब से फोर्स का डायरेक्शन भी ऑपोजिट है। अब दोनों जगह करंट तो सेम है क्योंकि पूरे कॉइल में सेम करंट फ्लो करेगा, विच मीन्स ये दोनों फोर्सेस भी इक्वल होने चाहिए। सो ये बोथ दिस फोर्सेस एफ बी सी is equal to FAD if both these forces are equal and opposite at the same time। अगर दोनों opposite डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो मेरा नेट फोर्स कितना होना चाहिए? अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, FBC ऊपर है तो मैंने प्लस ले लिया, FAD नीचे है तो मैंने माइनस ले लिया, और अगर ये दोनों सेम है तो मैं लिख सकता हूँ ना दोनों का जो भी रिजल्टेंट होगा वो 0 होगा। अगर मैं इसको भी यहाँ ले लूँ तो भी मुझे ये इक्वेशन मिलेगा, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और अगर ऐसे वर्टिकली देखें तो कोई भी फोर्स इस कॉइल पे नहीं लग रहा। तो सब कुछ कंसीडर करके हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब भी आप इस कॉइल को मूव करोगे इस पे एक ही फोर्स लगेगा जो कि इस डायरेक्शन में होगा, जो इस ब्रांच पर एक्ट करेगा, ए बी पर। तो इसी को ध्यान में रख के हम आगे बढ़ेंगे। ओके, वी नो दैट फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए, हमने पहले ही देखा था, राइट। ए क्या होता है? वो एरिया जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है जिसको फ्लक्स फील होगा। अब इस केस में एरिया क्या लेंगे? ये पूरा कॉइल है मेरा ए बी सी डी, पूरा तो नहीं ले सकते बिकॉज ये जो पार्ट है ये तो ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, तो उसको तो फ्लक्स फील नहीं होगा। कौन से पार्ट को फील होगा? इतने से पार्ट को। तो ये पूरे डिस्टेंस को मैं लेता हूं एक्स, दिस पार्ट विच इज इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, और ये तो पूरा पूरा लेंथ अंदर रहने वाला है, तो इसको पूरे को लेते हैं हम एल। एल वेरी नहीं करेगा, आप अंदर बाहर करो तो ये वाला पार्ट वेरी नहीं करेगा, ये वाला पार्ट वेरी करेगा। यानी आप अगर उसको बाहर ले जा रहे हो तो एक्स छोटा होता जाएगा, अंदर लेके आ रहे हो तो एक्स बड़ा होता जाएगा, राइट। अब इस केस में एरिया क्या ले सकते हैं हम? अब ये एक मेरा जो रेक्टेंगल सा बन रहा है तो उसके लिए एरिया लेने की मुझे लेंथ और ब्रेथ दोनों लेना पड़ेगा, दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए। इस केस में लेंथ है L और ब्रेथ है आपका x। सो कैन आई से फ्लक्स इज इक्वल टू BLX। लेट दिस बी माई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो फ्लक्स इज इक्वल टू BLX। हमको फाइंड क्या करना है? हमको फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, उसको लास्ट में हम प्रूव करेंगे, इज इक्वल टू E होता है। तो अगर फ्लक्स मेरा BLX होता है तो आप बताओ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स दैट इज d∅dt, क्या मैं यहाँ पे d∅dt में फाई की जगह पर ये वाली पुट कर सकता हूँ BLX? बिल्कुल। सो अगर मेरा फाई होता है BLX तो d∅dt में मैं d/dt BLX लिख सकता हूँ। अब d/dt का मतलब क्या होता है? टाइम के साथ जो चेंज होगा, राइट, रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पर यहाँ पे टाइम के साथ क्या चेंज होगा? B है मेरा मैग्नेटिक फील्ड जो नीचे ऑलरेडी है, जो ये कॉइल को फील हो रहा है, तो टाइम के साथ हम चेंज क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ उस कॉइल को बाहर ले जा रहे हैं या तो अंदर लेके आ रहे हैं, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा? नहीं, मैग्नेटिक फील्ड आपका चेंज नहीं होगा। विच मीन्स अगर मैं इसको ऐसे लिखूं,
d/dt, तो फाई की जगह मैंने पुट कर दिया BLX। अब इसका मतलब ये है कि मेरा B चेंज नहीं हो रहा टाइम के साथ, तो मैं उसको कांस्टेंट लेके बाहर ले सकता हूँ। L, ये लेंथ चेंज होगा क्या? सोचो आप कॉइल को बाहर ले जा रहे हो, क्या छोटा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। अंदर ले गया बड़ा हो जाएगा? डेफिनेटली नहीं। तो L भी आपका वेरी नहीं कर रहा, तो मैं L को ही बाहर लिख सकता हूँ। अब क्या आप कॉइल को अंदर बाहर करो तो X वेरी होगा? बिल्कुल होगा, हमने पहले भी देखा था। सो वी कैन से दैट अगर आप कॉइल को डिस्प्लेस करते हो किसी भी डायरेक्शन में तो आपका X चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब मुझे बताएं कि dx/dt दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसके लिए एक और वर्ड हम यूज करते हैं, इसको हम कहते हैं वेलोसिटी। तो उसी को हम यहां पर पुट करेंगे, d/dt इज इक्वल टू BL dx/dt, और हमने अभी डिस्कस किया dx/dt क्या होता है। दिस इज वेलोसिटी विच मीन्स दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज BLV। सो इसी को लेके आगे कंटिन्यू करते हैं। लेट्स से दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2 जो हमको इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से मिला। सो d/dt is equal to BLV and this is my equation number 2. ओके, सो बाई फार हमको एक इक्वेशन मिला है जो d/dt के लिए है, और हमको प्रूफ करना है d/dt इज इक्वल टू E। तो हमको कैसे ना कैसे इसको इक्वल टू E प्रूफ करना है, तो ये मेरा पहला स्टेप हो गया। इस इक्वेशन को आगे हम यूज करेंगे। सो वी नो दैट फोर्स ऑन दिस ब्रांच AB, अब देखो कहीं भी फोर्स लगता है वो कितना होता है, दैट इज इक्वल टू BIL, यानी वो करंट पर डिपेंड करता है, नीचे जो मैग्नेटिक फील्ड है उस पर डिपेंड करेगा, और जो पूरे कंडक्टर का कॉइल का आपका जो लेंथ है उस पर डिपेंड करेगा। सो वी कैन से F इज इक्वल टू BIL। अब मैं इसको जब मूव कर रहा हूँ बाहर की ओर पूरे कॉइल को, तो ये करने के लिए मुझे एक छोटा सा वर्क करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, कॉइल को डिस्प्लेस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे वर्क कंसिडर करता हूँ। पहले हम देखते हैं वर्क का फॉर्मूला क्या होता है। वी नो दैट वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। अब हम मान के चलते इसको मैं बहुत ही धीरे धीरे कर रहा हूँ। अगर मैं इसको धीरे धीरे डिस्प्लेस कर रहा हूँ, इतना छोटा कि ये डिस्प्लेसमेंट भी बहुत छोटा है, तो अगर मैं बहुत ही कम डिस्प्लेसमेंट करूँगा तो ऑब्वियस बात है मुझे उसके लिए वर्क भी छोटा करना पड़ा रहेगा। सो द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट dx विल बी dw। dw इज इक्वल टू F इंटू dx। ये मैंने पहले बहुत बार फॉर्मूला यूज किया है, बट वी नो द फोर्स फॉर दिस केस, और यहाँ पे आगे माइनस साइन लगेगा क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब फोर्स क्या लेंगे हम, फोर्स AB का लेंगे। सो dw इज इक्वल टू F की जगह क्या लेंगे हम, सो वर्क डन इज इक्वल टू BIL dx। अब यहाँ पे एक माइनस साइन लगेगा। अच्छा, माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है, माइनस साइन ये डिनोट कर रहा है कि मेरा जो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी अगर आप उसको बाहर डिस्प्लेस करोगे तो फोर्स अलग डायरेक्शन में होगा, बाहर डिस्प्लेस करोगे तो dx बढ़ेगा, अंदर डिस्प्लेस करोगे तो dx वेरी करेगा, उसके हिसाब से डायरेक्शन हमेशा दोनों का ऑपोजिट रहेगा। सो बाय फार फ्रॉम दिस वी कैन सी दैट dw इज इक्वल टू माइनस BIL dx। लेट्स से दिस इज माय इक्वेशन नंबर 3। सो द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू माइनस, मतलब वो B पे डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक इंडक्शन पे, करंट पे डिपेंड करेगा, कंडक्टर के लेंथ पे डिपेंड करेगा, आपने कितना डिस्प्लेस किया उस पर डिपेंड करेगा। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 3। सो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया d/dt का। अब मेरे पास एक वर्क का फॉर्मूला है। अब हमको कैसे ना कैसे इस वर्क के फॉर्मूला से EMF तक पहुंचना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पावर का फॉर्मूला लेंगे। हमको पता है कि पावर जो होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, राइट। अगर आपका पावर छोटा है तो उसका मतलब वर्क डन भी छोटा हुआ रहेगा, तो भी आपको कम पावर मिलेगा। सो अगर मैं dw/dt करूँ या w/t करूँ, दोनों केस में पावर मुझे सेम मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरा वर्क डन है लेट्स से 1000 जूल्स और इसके लिए टाइम लगा मुझे 100 सेकेंड्स, तो मेरा पावर कितना होना चाहिए,
मैं सिंपली दोनों को डिवाइड कर दूंगा, मुझे कितना मिलेगा 10 वैट। सिंपल। अगर मेरा पावर कम होता, बहुत छोटा वैल्यू होता, लेट से मेरा पावर था सिर्फ पावर के लिए मेरा वर्क था सिर्फ 10 जूल्स और मुझे इसके लिए टाइम लगा कितना 1 सेकेंड, टाइम भी कम लगा, बट फिर भी अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो मुझे वैल्यू 10 वैट ही मिलेगा। तो मैं वर्क का छोटा सा पार्ट लूँ या पूरा पार्ट लूँ, पूरा वर्क लूँ या उसके लिए पूरा टाइम लूँ, छोटा सा वर्क लूँ उसके लिए छोटा सा टाइम लूँ, पावर वेरी नहीं करेगा। तो पावर के लिए मैं ये फॉर्मूला ले रहा हूँ, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। एंड वी ऑल्सो नो पावर के लिए एक और फॉर्मूला है, करंट इंटू वोल्टेज। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है काफ़ी जगह पे, पावर इज इक्वल टू करंट इंटू वोल्टेज। यहाँ पे करंट को मैं स्मॉल आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि आगे भी मैंने एक बार उसको स्मॉल आई से रिप्रेजेंट किया था। वोल्टेज यानी क्या हो गया, जिसकी वजह से आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो करेंगे, तो वोल्टेज को ही मैं ईएमएफ बोल सकता हूँ और ईएमएफ को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ स्मॉल ई से। अब अगर मेरा पावर होता है आई इंटू ई और मेरा पावर dw/dt भी होता है, तो क्या मैं इन दोनों को देख के क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूँ दोनों के LHS सेम है, राइट हैंड साइड सेम है, तो क्या मैं दोनों के RHS को इक्वेट कर सकता हूँ? बिल्कुल। सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट पावर इज इक्वल टू dw/dt एंड पावर इज इक्वल टू I इंटू ई, विच मीन्स dw/dt इज इक्वल टू I इंटू ई। And if dw/dt is equal to I into E, we can also say dw is equal to E into I into dt। से मैंने dt को वो साइड भेज दिया। Let's say this is my equation number 4। So dw is equal to क्या मिला हमको, I E into I into dt। This is my equation number 4। अच्छा, अब तक आपने नोटिस कर ही लिया रहेगा कि सो फार हमारे पास दो ऐसे इक्वेशंस आ चुकी है जो दोनों के वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी इक्वेशन नंबर 3 क्या कहता है, इक्वेशन नंबर 3 कहता है दैट dw इज इक्वल टू माइनस BIL इंटू dx और इक्वेशन नंबर 4 क्या कहता है, dw इज इक्वल टू EI dt। अब दोनों ही वर्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विच मीन्स वापस दोनों के LHS सेम है, दोनों के RHS को हम इक्वेट कर सकते हैं। सो फ्रॉम 3 and 4 we can say that EI dt is equal to minus BIL dx। सो इन दोनों से मैंने ये कंक्लूड किया EI dt is equal to minus BIL dx। अब अगर मैं E को छोड़ के बाकी सब दूसरी साइड भेज दूं, मुझे क्या मिलेगा, माइनस BIL dx। ये दोनों टर्म्स वो साइड चले जाएंगे नीचे, तो मुझे मिलेगा I और dt। अब जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे कि हम I को कैंसिल कर सकते हैं, I कट हो जाएगा और मेरे पास क्या बचेगा, E इज इक्वल टू BL dx बाई dt। सो हमारा ये प्रूफ ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, हमको जो फॉर्म चाहिए था वो ऑलमोस्ट उस तक पहुंच चुके हैं हम। नाउ E इज इक्वल टू BL dx बाई dt, यहीं से कंटिन्यू करता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूँ, E इज इक्वल टू BL इंटू dx बाई dt लिख सकता हूँ, कैसे मल्टीप्लाई में है तो मैं इसके साथ भी अलग से लिख सकता हूँ, तीनों मल्टीप्लाई में इसके साथ अलग से लिख सकता हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड इसको इसके साथ लिखो उसके साथ लिखो फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने इसको सिर्फ अलग से ऐसे लिखा, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि dx बाई dt जो होता है ये होता है हमारा वेलोसिटी। सो अभी यहाँ पे एक माइनस साइन भी साथ में कंटिन्यू होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन था, मतलब यहाँ पे भी रहेगा और ये यहाँ पे इसके साथ कंटिन्यू होगा। E इज इक्वल टू माइनस BLV। क्या ये टर्म आपको देखा हुआ लग रहा है, चेक करो। इक्वेशन नंबर 2 हमने सबसे पहले ही प्रूफ किया था कि d∅/dt इज इक्वल टू BLV। सो फ्रॉम माई इक्वेशन नंबर 5, क्या है मेरा इक्वेशन नंबर 5, E इज इक्वल टू माइनस BLV and my equation number 2, what is my equation number 2, d∅/dt
इज ऑल्सो इक्वल टू BLV. दिस वॉज माई इक्वेशन नंबर 2 जहाँ से हमने स्टार्ट किया था. सो बाई both this equation we can say that from 2nd and 5th we can say that E is equal to, अब देखो यहाँ पे BLV है, यहाँ माइनस BLV है, तो दोनों को इक्वेट करने के बाद मुझे साइन एक साइड शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी इसको मैं माइनस E लिख सकता हूँ. तो मैं दोनों स्टेप एक साथ कर रहा हूँ. E इज इक्वल टू माइनस d∅/dt, और हम चाहे तो d∅/dt इज इक्वल टू माइनस E ऐसे भी लिख सकते हैं. एंड दिस इज माई लेंसेज लॉ. सो E इज इक्वल टू माइनस d∅/dt और आगे माइनस साइन जो कि हमको चाहिए था लेंसेज लॉ में. सो दिस इज हाउ वी गेट इट.